हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पे स्वागत है। जैसा कि हम क्लास 11th के चैप्टर फर्स्ट यानी कि सेट के बारे में देख रहे थे और सेट के बारे में देखते हुए हम उसके एक ऑपरेशन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट तक पहुंच चुके थे। इससे पहले हमने 20 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। उसमें हमने सेट की डेफिनेशन, उसका इंट्रोडक्शन, उसके टाइप्स, उसको रिप्रेजेंट करने के मेथड, उसके वेरियस एग्जांपल्स और उसके एक्सरसाइज हमने क्या कर लिए हैं, कंप्लीट। यदि आप में से हम किसी ने वो वीडियोस या वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप वहां तक देखते हुए इस क्लास तक पहुंचे। आपको आज की क्लास बड़ी आसानी से समझ में आएगी। इसके साथ ही यदि आप में से हमारी क्लास के अंदर कोई नया है तो हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज की है क्लास। हम आ चुके हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट के बारे में मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत बताया था, एक दो एग्जाम्पल भी इसके समझाए थे। आज इसको एनसीईआरटी से देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट होता क्या है? जैसे कि मान लो आपके पास कोई एक यूनिवर्सल सेट है, कोई भी एक क्या यूनिवर्सल सेट, और मैंने मान लिया कि इस यूनिवर्सल सेट में एक बार इतने एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5। एक बार के लिए मान लेता हूं कि इस यूनिवर्सल सेट में इतने एलिमेंट है। यूनिवर्सल सेट आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। अगर बुक वाले ने एग्जांपल में बताया है तो आप वो यूनिवर्सल सेट लेंगे, अदरवाइज हम अपनी मर्जी से कुछ भी यूनिवर्सल सेट ले सकते हैं। फिर बुक वाला कहना चाहता है इसका कोई सबसेट लो, तो मैंने इसका कोई सबसेट ए ले लिया। इसका सबसेट मैंने ए लिया। सबसेट होता क्या है ये हम पहले बता चुके हैं। सबसेट होता क्या है? अब बुक वाला चाहता है कि इस सेट ए का आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इस सेट ए का आपको क्या निकालना है? कॉम्प्लीमेंट। इस सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो पहली बात तो इस सेट ए के कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे ए डैश से। अगर बी सेट होता तो उसके कॉम्प्लीमेंट को बी डैश से, सी सेट होता तो उसके कॉम्प्लीमेंट को सी डैश से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में कहा जाता है पूरक समुच्चय। कॉम्प्लीमेंट सेट को हिंदी में कहा जाता है पूरक समुच्चय। क्या कहा जाता है? पूरक समुच्चय। अब मैंने कहा कि ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है ना, इसके अंदर वो सारे एलिमेंट जाएंगे जो यूनिवर्सल सेट में तो होंगे लेकिन किस में नहीं होंगे? ए सेट में नहीं होंगे। तो 1 है, ये 1 यूनिवर्सल सेट में तो है, क्या ए में है? क्या नहीं है? तो ए इसमें जाएगा 1, कॉमा 2 इसमें नहीं जाएगा क्योंकि 2 ए सेट में भी है। 3 भी नहीं जाएगा क्योंकि 3 ए सेट में भी है। 4 जाएगा क्योंकि 4 यूनिवर्सल सेट में तो है लेकिन सेट कौन से में नहीं है? ए सेट में नहीं है। फिर हमने कहा कि 5 जाएगा क्या? बिल्कुल 5 जाएगा। इसकी डेफिनेशन क्या होगी हम देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन यही होगी कि कोई आपके पास यूनिवर्सल सेट है, उसका कोई सबसेट ए है, तो उसके कॉम्प्लीमेंट को ए डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। वो भी एक सेट ही होगा। उस सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट जाएंगे जो यूनिवर्सल सेट में तो होंगे लेकिन किस में नहीं होंगे? ए सेट में नहीं होंगे। अब इसको देख लेते हैं एक बार बुक से। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, वो एग्जाम्पल से बताना चाह रहा है। हम पहले डेफिनेशन देखते हैं, वो एग्जाम्पल बाद में बताऊंगा आपको, पहले डेफिनेशन देखो। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, आपके पास कोई यू यूनिवर्सल सेट है एंड ए इज ए सबसेट ऑफ यू। आपके पास कोई यूनिवर्सल सेट है और उसका कोई सबसेट है ए, कोई उसका सबसेट है ए। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट किसका निकलेगा? ए का। इज द सेट, वो भी एक क्या होगा? सेट होगा, इसलिए मैंने क्या लगा दिया? करली ब्रैकेट। ऑफ ऑल एलिमेंट्स, उन सभी एलिमेंट्स का जो यू में तो होंगे, जो किस में होंगे? यू में। विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ ए, जो यू के तो एलिमेंट होंगे लेकिन किसके एलिमेंट नहीं होंगे? ए के। इतना सबको क्लियर है? इतना सबको क्लियर है ना? तो कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या होती है कि आपके पास कोई यूनिवर्सल सेट होना चाहिए, उसका कोई सबसेट लेना है। सबसेट लेने के बाद आपको उसका कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा? सेट होगा। उसके अंदर वो सारे एलिमेंट जाएंगे जो यूनिवर्सल सेट में तो होंगे लेकिन किस में नहीं होंगे? ए में नहीं होंगे। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। इतना सबको क्लियर है क्या? अगर एग्जाम में कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट की डेफिनेशन आती है तो आपको ये लिख के आनी है। इतना सबको क्लियर है? एग्जाम्पल से मैंने बता दिया, और भी एग्जाम्पल देख लेंगे। अब बात आती है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाए।
इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, तो देखो कैसे करोगे। मैंने कहा कि ए डैश एक सेट होगा, इस सेट में एक्स के जैसे एलिमेंट जाएंगे सच डेट, अब इस एक्स के बारे में बताएंगे कि एक्स कैसा होगा। ये एक्स मेरे यूनिवर्सल सेट में तो बिलोंग करेंगे, ये एक्स मेरे यूनिवर्सल सेट में तो बिलोंग करेंगे, लेकिन एंड एक्स मेरे बिलोंग नहीं करेंगे किसके अंदर, ए सेट में। ये इस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट को लिखने का सेट बिल्डर फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। चाहे ये डेफिनेशन लिख के आ जाओ, चाहे लैंग्वेज में लिख के आ जाओ, एक ही बात है। ए डैश के अंदर एक्स टाइप के एलिमेंट जाएंगे, वो एक्स सारे यूनिवर्सल सेट में तो बिलोंग करेंगे, लेकिन किस में बिलोंग नहीं करेंगे, ए सेट में। वो सारे एलिमेंट किसके अंदर जाएंगे, ए डैश के अंदर जाएंगे। तो ये किसकी डेफिनेशन हो गई, अब देख लो उसने वही लिखा है। सिंबॉलिकली वी राइट ए डैश, किससे डिनोट करेंगे, ए डैश, टू डिनोट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करने के लिए किससे रिप्रेजेंट करोगे, ए डैश से। ए डैश में एक्स टाइप के एलिमेंट जाएंगे, वो एक्स यूनिवर्सल सेट में तो बिलोंग करेंगे, लेकिन किस में बिलोंग नहीं करेंगे, ए में बिलोंग नहीं करेंगे। इतनी बात सबको क्लियर है क्या, यहां तक सबको क्लियर है। उसकी डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए और उसका सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट को, अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट को ऐसे लिख दूं कि यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ऑफ ए, तो कोई प्रॉब्लम है क्या, बताओ। अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट को अगर इसके इक्वल कर दूं यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ऑफ ए, कोई दिक्कत है क्या, क्योंकि इस डेफिनेशन का मतलब वही है। इससे पहले हमने एक ऑपरेशन देखा था किसका, डिफरेंस का, तो डिफरेंस का ऑपरेशन यही तो बोलता है, डिफरेंस का ऑपरेशन ये बोलता है कि यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट जाएंगे, लेकिन कौन से एलिमेंट नहीं जाएंगे, ए के। तो ए डैश किसके इक्वल हो जाएगा, इसके। एक बार फैन ऑन करना, फैन ऑन करना, फैन, सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर स्विच। अब इधर देखो, तो हमने लास्ट क्लास में डिफरेंस की डेफिनेशन देखी थी, तो डिफरेंस की डेफिनेशन ये तो बोलती है कि यूनिवर्सल सेट में से अगर ए को क्या कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तो वो सारे एलिमेंट जाएंगे, और वो सारे हमारे किसके अंदर जा रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर जा रहे हैं। तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, लिख सकता हूं ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको दो बातें याद रखनी है, आपको दो बातें, एक तो ये याद रखना है, ये तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट का सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, रिप्रेजेंटेशन। कौन सी फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है, सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है, इतना क्लियर है। एक आपको ये याद रखना है, ये कैसे इक्वल हुआ ये भी मैंने आपको बता दिया। दो बातें, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट का सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन, और उसको डिफरेंस ऑफ ए सेट के टर्म में भी क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। तीसरा आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है। इतना सबको क्लियर है क्या। अब एक एग्जांपल और दिया, वो और बता देते हैं आपको। वो एग्जांपल कहना चाहता है कि लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट विच कंसिस्ट ऑल प्राइम नंबर। वो ऐसे कहना चाहता है कि आपको एक यूनिवर्सल सेट लेना है, उस यूनिवर्सल सेट के अंदर आपको सारे प्राइम नंबर लेने हैं, कंसिस्ट ऑल प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन, इस टाइप के सारे प्राइम नंबर लेने हैं। वो कहना चाहता है इसका एक सबसेट ए बनाना है, ए बी द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट विच कंसिस्ट ऑल दोस प्राइम नंबर्स दैट आर नॉट डिविजर ऑफ 42। आपको एक यूनिवर्सल सेट का सबसेट बनाना है, ए क्या बनाना है, ए सबसेट बनाना है। अब वो ऐसे कहना चाहता है कि इसके अंदर आपको वो सारे एलिमेंट लेने हैं, ए इज द सबसेट विच ऑल दोस प्राइम नंबर्स दैट आर नॉट डिविजर ऑफ 42, ऑल those prime numbers that are not divisors of all those prime numbers, वो सारे प्राइम नंबर्स लेने हैं जो 42 के डिविजर्स नहीं है। ठीक है, ठीक है, 42 के डिविजर्स नहीं है। मेरे को वो सारे प्राइम नंबर लेने हैं जो 42 के डिविजर नहीं है। तो 42 के डिविजर 2 तो है,
2 तो 42 का डिवीजर भी है और प्राइम नंबर भी है। 3 42 का डिवीजर भी है और क्या है, प्राइम नंबर भी है। तो एक तो चला जाएगा क्या, 5 ना तो 42 का डिवीजर है और ना ही क्या है, प्राइम नंबर है। 7 नहीं जाएगा क्योंकि 7 एक तो 42 का डिवीजर भी है और एक क्या है, प्राइम नंबर भी है। एक चला जाएगा 11, एक क्या चला जाएगा 11, क्योंकि 11 42 का डिवीजर भी नहीं है और क्या नहीं है, प्राइम नंबर भी नहीं है। एक चला जाएगा 13 ना तो 42 का डिवीजर है और ना ही क्या है, मतलब प्राइम नंबर तो है लेकिन 42 का क्या नहीं है, डिवीजर नहीं है। एक चला जाएगा 17 और इस प्रकार से सारे एलिमेंट चले जाएंगे। इतनी कहानी सबको समझ में आती है। वो कहना चाहता है कि दो सेट लो, एक तो यूनिवर्सल सेट लो जिसके अंदर तो सारे प्राइम नंबर लो, तो हमने यूनिवर्सल सेट बना लिया। वो कहना चाहता है एक सबसेट बनाओ, हमने एक सबसेट बनाया है यूनिवर्सल सेट का, उसके अंदर वो सारे प्राइम नंबर लो जो 42 के डिवीजन नहीं है। वो सारे प्राइम नंबर लेने हैं जो 42 के डिवीजन नहीं है। इनमें से एक भी प्राइम नंबर, ध्यान से देखो 42 का डिवीजर है क्या, एक भी 42 का डिवीजर नहीं है। अब बुक वाला कहना चाहता है कि आप एक काम करो, इसका वो बनाओ कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो मैंने कहा कि कॉम्प्लीमेंट के अंदर वो सारे एलिमेंट जाएंगे जो यूनिवर्सल सेट में तो होंगे लेकिन किस में नहीं होंगे, ए डैश में नहीं होंगे, ए में नहीं होंगे। तो 2 ए में है क्या, नहीं है, तो 2 चला जाएगा, 3 चला जाएगा और क्या चला जाएगा, 5 नहीं 7, सॉरी 5 तो इसमें है, 5 नहीं जाएगा, क्या चला जाएगा 7, बस ये 3 ही जाएंगे। 2 3 7, बाकी सारे प्राइम नंबर तो किस में आ जाएंगे, ए में आ जाएंगे ना। तो ये हमारा क्या बन गया, ए कॉम्प्लीमेंट। और चेक करके देख लो ए कॉम्प्लीमेंट ये आ रहा है क्या, 2 3 7। सबको क्लियर है? एक बार फिर से देख लो ये एग्जांपल। वो ऐसे कहना चाहता है कि एक यूनिवर्सल सेट लो, उस यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे प्राइम नंबर लो। तो मैंने कहा लो 2 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन। फिर उसने कहा कि एक सबसेट बनाओ यूनिवर्सल सेट का। तो मैंने कहा ठीक है सबसेट बना देते हैं। सबसेट के अंदर एलिमेंट तो जाएंगे ना, तो वो बोलता है मैं बता रहा हूं कौन से एलिमेंट जाएंगे। वो सारे प्राइम नंबर जाएंगे जो 42 के डिवीजर नहीं है। इनमें से वो सारे प्राइम नंबर इसके अंदर जाएंगे जो 42 के डिवीजर नहीं है। 2 नहीं जाएगा क्योंकि 2 42 का डिवीजर है, उसने नोट लिखा है, नोट। 3 भी नहीं जाएगा क्योंकि 3 42 का डिवीजर है। 5 जाएगा। 7 भी नहीं जाएगा क्योंकि 7 42 का डिवीजर है। 11 जाएगा, 13 जाएगा, 17 जाएगा एंड सो ऑन। इसके आगे आने वाले सारे जाएंगे। अब बुक वाला कहता है कि ए कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो मैंने कहा कि ए कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन मुझे आती है। यूनिवर्सल सेट में से ए को क्या कर देंगे, डिफरेंस। जो यूनिवर्सल सेट में तो होंगे लेकिन किस में नहीं होंगे, ए में नहीं होंगे। तो 2 चला जाएगा, 3 चला जाएगा और क्या चला जाएगा 7। और 2 3 7 ही हमारा क्या रहा है आंसर। ए कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास भी क्या रहा है 2 3 7। यहां तक सबको क्लियर है क्या? तो हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट का क्या देख लिया, एग्जांपल्स देख लिए। 2 एग्जांपल मैंने लास्ट क्लास में बताए थे। एक एग्जांपल जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो मैंने यहां पे बता दिया। उसकी डेफिनेशन देख ली, उसका सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन देख लिया और उसका डिफरेंस सेट में भी क्या देख लिया, रिप्रेजेंटेशन। अब चलते हैं आगे की तरफ। ये एग्जांपल आप खुद से करेंगे, होमवर्क है ये आपका ना। ये सेम एग्जांपल है जैसे कि हम कल कर चुके हैं ना, ये आप खुद से करेंगे। अब चलते हैं आगे की तरफ। एक नोट देखते हैं, नोट क्या कहना चाहता है। इफ ए इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू, कोई आपके पास यूनिवर्सल सेट है, उसका सबसेट ए है और आपने उसका कॉम्प्लीमेंट निकाला ए डैश, तो वो कहना चाहता है कि वो कॉम्प्लीमेंट भी है ना यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। वो कॉम्प्लीमेंट भी यूनिवर्सल सेट का क्या होता है, सबसेट। इसको मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं। मान लो आपके पास कोई ए सेट है, यूनिवर्सल सेट है पहले तो, उसके अंदर 10 तक काउंटिंग है, 1 2 10 तक नेचुरल नंबर है, 4 5 6 8 तक ले लो, उससे क्या फर्क पड़ता है, कहां तक है 8 तक। एक मेरे पास सेट ए है जो इसका सबसेट है यूनिवर्सल सेट का और उसके अंदर मैंने एलिमेंट ले लिए 2 3 4। अब मैं चाहता हूं कि पहली बात तो चेक करो कि क्या ए सबसेट है नहीं है, ए सबसेट है या नहीं है यूनिवर्सल सेट का। ए सबसेट है यूनिवर्सल सेट का क्योंकि ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर हैं, यूनिवर्सल सेट में।
तो सबसेट की डेफिनेशन ये तो बोलती है एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए आल्सो बिलोंग इन द सेट यू, देन द सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ये तो बोलती है सबसेट की डेफिनेशन। तो ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर है? यूनिवर्सल सेट में है। तो ए मेरा क्या है? सबसेट है। अब मैं एक बार के लिए इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहता हूं। तो पहली बात तो बताओ कि कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट कौन कौन से जाएंगे? वो सारे एलिमेंट जाएंगे जो यूनिवर्सल सेट में तो है, लेकिन किस में नहीं है? ए में नहीं है। ए में नहीं है तो 1 जाएगा, 2 नहीं जाएगा, 3 नहीं जाएगा, 4 नहीं जाएगा, 5 6 जाएगा, 7 जाएगा, 8 जाएगा। अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या मेरा ए कॉम्प्लीमेंट इस यूनिवर्सल सेट का सबसेट है या नहीं है? क्या मेरा ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट का सबसेट है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट किसके अंदर हैं? यूनिवर्सल सेट में है। और यही किसकी डेफिनेशन होती है? सबसेट की। और यही आपका नोट कहना चाहता है, आपका नोट यही कहना चाहता है। देखो, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट देन इट्स कॉम्प्लीमेंट ए डैश इज ऑल्सो सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। इतनी कहानी सबको समझ में आती है और हमने वो नोट देख लिया। अगला नोट कहना चाहता है ये, और ये सबसे इंपॉर्टेंट नोट है। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए के इक्वल होता है। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है? ए के। चेक कर लेते हैं। हमने यहां पे ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। हमने यहां पे क्या निकाल लिया? ए कॉम्प्लीमेंट। ए देखो, ए कॉम्प्लीमेंट ये रहा। अगर मैं इस ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालूं, इस सेट का क्या निकालूं? कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट में वो सारे एलिमेंट जाएंगे जो यूनिवर्सल सेट में तो होंगे, लेकिन किस में नहीं होंगे? ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होंगे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट बाहर लग रहा है ना। तो 1 ए कॉम्प्लीमेंट में है क्या? है, तो 1 तो नहीं जाएगा। 2 यूनिवर्सल सेट में है, ए कॉम्प्लीमेंट में है क्या? नहीं है, तो 2 जाएगा। 3 यूनिवर्सल सेट में है, ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है ना, तो जाएगा 3। 4 यूनिवर्सल सेट में तो है, लेकिन ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, तो क्या जाएगा? 4। इसके अलावा कोई जाएगा क्या? कोई नहीं जाएगा। और ये 2 3 4 मेरा ध्यान से देखो किसके इक्वल है? ए के इक्वल है या नहीं है? ए के इक्वल है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है ना, वो किसके इक्वल होता है? ए के। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है? ए के। इट इज क्लियर? तो नोट के अंदर 2 बातें थी। एक तो हमने ये देखा कि कोई यूनिवर्सल सेट है, उसका कोई सबसेट ए है, अगर आप उसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो वो भी यूनिवर्सल सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। और फिर हमने ये देखा कि ए कॉम्प्लीमेंट का अगर आप कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो वो भी किसके इक्वल आता है? ए के इक्वल आता है। और मैंने एग्जांपल से आपको बता भी दिया। आगे कंटिन्यू करें। तो अभी तक हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट की डेफिनेशन देख चुके हैं, उसका सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन देख चुके हैं, उसके एग्जांपल्स देख चुके हैं, और उसके बारे में 2 नोट देख चुके हैं। एक, ए कॉम्प्लीमेंट भी यूनिवर्सल सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। और ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है? ए के। इसको याद रखना, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट। इसको याद रखना सब है ना। कंटिन्यू करें आगे, आगे कंटिन्यू करें ना। अब चलते हैं आगे की तरफ। ये एग्जाम्पल 22 मैं आपको पूरा बता देता हूं। सब पहली बात तो इसके आगे सब वेरी इंपॉर्टेंट लिखें। ये एग्जाम में आप लोगों से सीधा ही पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल नंबर 22 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कौन सा है? एग्जाम्पल नंबर 22 में एक बार पूरा बता देता हूं। यहां पे बताएं, पेज में बताएं, यहीं पे बता देते हैं। यहां पे सबको क्लियर समझ में तो आता है ना एनसीईआरटी से। देखो, मैं चाहता तो इस बुक के नोट्स बना के भी ले आता, फिर आपको वहां से पढ़ा देता। मैं इसकी पीपीटी बना के ले आता, इंपॉर्टेंट लाइंस की, वहां से पढ़ा देता। लेकिन देखो, मेरे पढ़ाने का तरीका यही है कि मैं चाहता हूं कि आप ठीक एनसीईआरटी से ही पढ़ें। अगर आपको बुक्स की रीडिंग नहीं करनी आएगी तो आप इन फ्यूचर कभी भी सेल्फ स्टडी नहीं कर पाएंगे। आप टीचर पे डिपेंडेंसी आपकी हमेशा बनी रहेगी। तो मैं तो चाहता हूं कि आप ठीक एनसीईआरटी से ही पढ़ना सीखें, लाइन बाय लाइन उसको पढ़ना सीखें। अगर आप अभी से ये हैबिट बना लेंगे तो फ्यूचर में आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे तो आप बुक्स देख के डरेंगे नहीं, आप खुद बुक से उठा के रीड कर पाएंगे उनको। और अगर आप पीपीटी के थ्रू पढ़ते रहेंगे तो बुक्स के अंदर क्या लिखा हुआ है आपको कभी पता नहीं लगेगा, और टीचर पे डिपेंडेंसी आपकी हमेशा बनी रहेगी। तो मेरे पढ़ाने का तरीका तो यही है, मैं बिल्कुल लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से ही पढ़ाता हूं, और जैसा बुक्स में दिया हुआ है वैसा ही। बुक्स के अंदर
11th क्लास के स्टूडेंट को समझाने के अकॉर्डिंग ही लिखा जाता है, हाई स्टैंडर्ड का उसके अंदर नहीं लिखा हुआ है। उसके अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ है कि आप समझ नहीं सकते। अगर इस टाइप से बुक लिखी हुई रहती तो फिर क्यों लिखते हैं 11। ये ठीक बुक्स सिर्फ इस हिसाब से लिखी गई हैं कि आपको 11th क्लास में समझ के ही बुक्स लिखी गई हैं सारी। तो मेरे पढ़ाने का तरीका तो यही है, मैं बिल्कुल बुक से ही पढ़ाता हूँ ना, इनकी पीपीटीज बना के नहीं लाता। अगर फिर भी आपको किसी को लगता है तो आप बताना कमेंट बॉक्स में ना, आपको ये तरीका बेटर लगता है, पीपीटी वाला लगता है। हो सकता है आपको इसमें एक बार दिक्कत आए क्योंकि आपको हैबिट नहीं है पीपीटी नोट से पढ़ने की हैबिट है। बिल्कुल बुक से पढ़ें आप, फ्यूचर में आपको देखना इसका बेनिफिट मिलेगा, आप खुद बुक रीडिंग करना सीख जाएंगे आप लोग। ठीक है, अब देखो वो कहना चाहता है कि एक यूनिवर्सल सेट लो। अब उसने बता दिया तो यही लेना पड़ेगा, ले लेते हैं। एक यूनिवर्सल सेट लो, मैंने कहा ये लो। उसने कहा कि एक सेट ए लो, मैंने कहा ये लो, एक सेट ए भी ले लिया। फिर वो कहना चाहता है एक सेट बी लो, थ्री, 4 और 5। यहां तक सबको क्लियर है क्या? अब वो कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता है तो बता देते हैं। सबसे पहले तो वो पूछना चाहता है ए कॉम्प्लीमेंट निकालो। देखो इतने क्वेश्चन पूछे, ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, बी कॉम्प्लीमेंट निकालो, ये निकालो, ये, फिर ये सारे करते हैं। तो पहले तो ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर वो सारे एलिमेंट जाएंगे जो यूनिवर्सल सेट में तो होंगे लेकिन किस में नहीं होंगे, ए में नहीं होंगे। तो 2 और 3 को छोड़ के सारे चले जाएंगे। तो 1 चला जाएगा, 4 चला जाएगा, 5 चला जाएगा और 6 चला जाएगा और कर्ली ब्रैकेट बंद। तो हमने ए कॉम्प्लीमेंट तो निकाल दिया। अब बुक वाला कहना चाहता है बी कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो मैंने कहा बी कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर वो सारे एलिमेंट जाएंगे जो यूनिवर्सल सेट में तो होंगे लेकिन किस में नहीं होंगे, बी में नहीं होंगे। और बी में कौन कौन से हैं, 3, 4, 5। तो 3, 4, 5 के अलावा सारे जाएंगे। 3, 4, 5 यानी 1 जाएगा, 2 जाएगा और 6 जाएगा, यानी कि बी कॉम्प्लीमेंट भी हो गया। अब वो कहना चाहता है कि ए कॉम्प्लीमेंट आपने निकाल लिया, बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, इस बार इन दोनों का इंटरसेक्शन लो, ए कॉम्प्लीमेंट का और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन की डेफिनेशन मैं जानता हूं। इंटरसेक्शन की डेफिनेशन बोलती है दोनों सेट के अंदर जो कॉमन एलिमेंट होता है ना वो जाएगा। बोथ एलिमेंट बिलोंग इन द बोथ सेट्स, कॉमन एलिमेंट जाता है, दोनों सेट के अंदर जो एलिमेंट बिलोंग करता है ना वो जाता है किसके अंदर, तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में जो कॉमन एलिमेंट है ना वो उसमें जाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट में देखो 1 है, इसमें भी 1 है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 2 नहीं है, 6। तो 1 जाएगा और क्या जाएगा, 6। तो एक तो चला जाएगा 1 कॉम्प्लीमेंट। ये इंटरसेक्शन की डेफिनेशन पता है ना सबको, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको डेफिनेशन नहीं पता है तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट क्लास के अंदर पहली बार आया तो पहले की वीडियोस देख के आए, आपको आसानी से समझ में आएगा। इंटरसेक्शन की डेफिनेशन ये बोलती है लेट ए एंड बी आर टू सेट्स देन देयर इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सेट आर रिप्रेजेंटेड एज ए इंटरसेक्शन बी विच कंसिस्ट ऑल एलिमेंट विच बिलोंग्स टू द बोथ सेट। वो है सारे एलिमेंट जाएंगे जो दोनों सेट के अंदर क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। इतनी कहानी सबको समझ में आती है। तो हमने क्या निकाल लिया, ये निकाल लिया। 3 पार्ट हो गए। अब वो कहना चाहते हैं ए यूनियन बी निकालो, ए यूनियन बी यहां पे निकाल देते हैं। यूनियन की डेफिनेशन क्या बोलती है, सेट ए के भी सारे एलिमेंट जाएंगे, सेट बी के भी सारे एलिमेंट जाएंगे, लेकिन कॉमन एलिमेंट एक बार जाएगा। यूनियन की डेफिनेशन ये तो बोलती है ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट बी बट कॉमन एलिमेंट हैव टेकन ओनली वंस। सेट ए के भी सारे एलिमेंट जाएंगे, सेट बी के भी सारे एलिमेंट जाएंगे, लेकिन कॉमन एलिमेंट एक बार जाएगा। तो सेट ए के डाल दो, तो 2 चला गया, 3 चला गया। सेट बी के भी सारे डालने हैं, 3, 4, 5 जाने चाहिए था लेकिन 3 जा चुका है, तो क्या जाएगा, 4 चला जाएगा और 5 चला जाएगा। तो हमने क्या निकाल लिया, ए यूनियन बी भी निकाल लिया। 4 पार्ट तो उसके सोल्व कर लिए। अब वो आगे कहना चाहता है कि ये और प्रूफ करके दिखाओ मुझे। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो, वो इक्वल आना चाहिए ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। कहानी समझ में आ गई क्या?
पहले तो बुक वाला कहना चाहता है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो, वो इक्वल आना चाहिए किसके, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसके इक्वल आना चाहिए, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो पहले तो मैं एक काम करता हूं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेता हूं। तो ए यूनियन बी ये रहा, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहता हूं इसका। तो मैंने कहा कि ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के अंदर वो सारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट जाएंगे जो इसके अंदर बिलोंग नहीं करेंगे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब तो यही होता है ना, यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट जाएंगे जो इसके अंदर बिलोंग नहीं करेंगे। इसके अंदर कौन कौन से हैं, 2 3 4 5, तो यूनिवर्सल सेट में से 2 3 4 और 5 को छोड़ के सारे एलिमेंट जाएंगे किसके अंदर, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में। तो कौन कौन सा जाएगा, 1 और 6, कौन कौन सा चला जाएगा, 1 और, इक्वेशन नंबर 1, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ चुका ये। अब मैं एक बार ये देखता हूं कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कितना आता है। और इधर ध्यान से देखो, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अब भी हम निकाल चुके हैं, कितना आ रहा है, 1 कोमा इक्वेशन नंबर, इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखो, क्या इक्वेशन 1 और 2 इक्वल है, नहीं है, इसमें भी 1,6, इसमें भी। तो अगर उन दोनों के राइट हैंड पार्ट सेम है तो दोनों के लेफ्ट हैंड पार्ट भी क्या होंगे, सेम, और दोनों के लेफ्ट हैंड पार्ट सेम होंगे तो ये लो। और ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया। सारी कहानी क्लियर है क्या, पानी बोतल, मैं एक बार पानी पी लेता हूं। अब देखो एक बार स्क्रीन पे देखें सब एक बार। देखें एक बार सब स्क्रीन पे देखें, सब स्क्रीन पे देखें एक बार, है ना। इसमें उसने कहा कि मैंने यूनिवर्सल सेट दिया है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट के 2 सबसेट दिए थे, ए और बी। फिर उसने ए कॉम्प्लीमेंट पूछा, हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया। उसने बी कॉम्प्लीमेंट पूछा, हमने बी कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया। उसने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट पूछा, हमने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया। फिर उसने पूछा ए यूनियन बी निकालो, हमने ए यूनियन बी निकाल दिया। फिर उसने एक प्रूफ करवाया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो हमने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल के ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के किसके प्रूफ कर दिया, इक्वल। और ये एग्जांपल नंबर 22 में पूछा था उसने। यहां तक सबको क्लियर है, आगे चले, आगे की तरफ चलते हैं। आगे आता है एक लॉ जिसको डी मॉर्गन लॉ कहा जाता है। डी मॉर्गन लॉ है क्या, मैं बताऊंगा, एक बार देख लो। डी मॉर्गन्स लॉ है क्या, पहली बात तो इन दोनों लॉ को, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, पहला। दूसरा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। पहली बात तो इन दोनों रूल को डी मॉर्गन लॉ कहा जाता है। एक मैथमेटिशियन थे डी मॉर्गन, जिन्होंने इस रूल्स को क्या किया, जनरेट किया, इसीलिए उन्हीं के नेम्स पे इनको क्या कहा जाता है, डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ बोलता है आप अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो आता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल। यानी कि अगर अंदर यूनियन है तो बाहर क्या आएगा, इंटरसेक्शन, और अगर अंदर इंटरसेक्शन है तो बाहर क्या आएगा, यूनियन। ये दोनों रूल क्या कहलाते हैं, डी मॉर्गन लॉ। अभी एग्जांपल नंबर 20 इसमें देखो, 22 में हटाना पड़ेगा, हटा देते हैं। एग्जांपल नंबर 22 में देखो, ये प्रूफ किया था हमने, यही प्रूफ किया था, बाहर अंदर यूनियन है तो बाहर क्या आएगा, इंटरसेक्शन। ये डी मॉर्गन लॉ ही प्रूफ करवाया उसने। तो पहली बात तो इन दोनों रूल को, एक तो हम प्रूफ कर ही चुके, इन दोनों रूल को डी मॉर्गन लॉ कहा जाता है। इन दोनों रूल को क्या कहा जाता है, डी मॉर्गन लॉ। क्या कहा जाता है, पेपर में आपसे सीधा पूछा जाता है कॉम्प्लीमेंट के लिए डी मॉर्गन लॉ लिख के बताएं। तो 2 डी मॉर्गन लॉ हैं। एक डी मॉर्गन लॉ क्या बोलता है,
ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दूसरा डी मॉर्गन लॉ क्या बोलता है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये बोलता है। और ध्यान से देख लो, जिनमें से एक डी मॉर्गन लॉ ये वाला तो हम प्रूफ भी कर चुके हैं, इसी प्रकार से इसको भी प्रूफ किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली बात तो ये दोनों लॉ क्या कहलाते हैं, डी मॉर्गन लॉ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। क्या कहलाते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। एक मैथमेटिशियन थे डी मॉर्गन, जिन्होंने ये लॉ बनाए थे, इसलिए उन्हीं के नेम पे इनको क्या कहा जाता है, डी मॉर्गन्स लॉ। और ये लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन, यूनियन लेने के बाद उनका कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट, दो सेट का यूनियन लेने के बाद अगर उनका कॉम्प्लीमेंट लेके आते हो ना, तो इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स, तो वो उनके इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। दो सेट का यूनियन लेने के बाद अगर आप उनका कॉम्प्लीमेंट लेते हो ना, तो वो दोनों सेट के इंटरसेक्शन के, दोनों सेट के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के इक्वल होता है, पहली बात तो। दूसरी बात, एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट सेट का आप इंटरसेक्शन लेते हो ना, तो वो इक्वल आता है यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स, तो उन दोनों के कॉम्प्लीमेंट की यूनियन के इक्वल आता है। तो डी मॉर्गन लॉ ये दो बातें बोलता है। पेपर के अंदर सीधी डी मॉर्गन लॉ की बातें पूछी जा सकती हैं, तो आपको ध्यान रखनी है। इतना क्लियर। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट में हम उसकी डिफिनेशन देख चुके, उसका सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन देख चुके, उसका डिफरेंस ऑफ ए सेट के रूप में रिप्रेजेंटेशन देख चुके, उसके एग्जांपल्स देख चुके, उसके दो नोट देख चुके, और हम डी मॉर्गन लॉ देख चुके और उसके वेरियस का देख चुके एग्जांपल। इतना सबको क्लियर है। आगे चलते हैं, इसका वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन और देख लेते हैं। ये डी मॉर्गन लॉ याद रखना है सबको ना, वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन और देख लेते हैं। मान लो मेरे पास, इधर देखो, मेरे पास ये कोई यूनिवर्सल सेट है, रेक्टेंगल में बनाओ। यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल में तो बनाते हैं, रेक्टेंगल में बना लो। मान लो मेरे पास ये कोई यूनिवर्सल सेट है, इसका कोई सबसेट ए है, और सबसेट को किससे बनाते हैं, सर्किल से। इसका कोई सबसेट ए है। अब बुक वाला चाहता है कि इस ए सबसेट का कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए, इस ए का क्या निकाला जाए, कॉम्प्लीमेंट। तो मैं कौन से एरिया को शेडो करूं, कॉम्प्लीमेंट के अंदर ए के एलिमेंट जाते हैं या यू के, ना तो पूरे यू के जाते हैं ना पूरे ए के जाते हैं, वो सारे एलिमेंट जाते हैं जो यूनिवर्सल सेट में तो होते हैं, लेकिन किस में नहीं होते, ए में। तो ए वाले पार्ट को छोड़ के पूरा पार्ट शेडो कर दो। ए वाले को शेडो नहीं कर देना, ए सर्किल को शेडो मत कर देना, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट के अंदर कभी भी ए के एलिमेंट नहीं जाते, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट जाते हैं। और यही क्या कहलाता है, मेरा अंदर वाला एरिया ए कॉम्प्लीमेंट। क्या कहलाता है, ए कॉम्प्लीमेंट। और चाहे उसने देख लो कौन से एरिया को शेडो किया है, ए को छोड़ के सारे को शेडो किया है, ए वाले पार्ट को छोड़ के उसने सारे पार्ट को क्या कर दिया, शेडो कर दिया। क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर वो सारे एलिमेंट जाएंगे जो यूनिवर्सल सेट के अंदर तो होंगे, लेकिन किसके अंदर नहीं होंगे, ए में नहीं होंगे। और ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट का कहलाता है वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट का हमने सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन देख लिया, एग्जांपल देख लिए, वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन देख लिया। तो आपकी बुक वाला कहना चाहता है कि सिर्फ हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट को डेफिनेशन से नहीं समझा, हमने उसकी डेफिनेशन भी देखी, उसके एग्जांपल्स भी देखे, उसका सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन भी देखा, उसका वेन डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन भी देखा, उसके बारे में बहुत सी बातें देखी। इतना सबको क्लियर है। अब चलते हैं आगे की तरफ। और अब लास्ट आते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट की कुछ प्रॉपर्टीज पे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट की कुछ प्रॉपर्टीज पे आते हैं। ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, ये प्रॉपर्टीज दी हुई समझेंगे। और उसके बाद सेट चैप्टर की आपकी लास्ट एक्सरसाइज बचेगी 1.5। इससे पहले दी हुई सारी एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये लास्ट एक्सरसाइज है 1.5। इसको कंप्लीट करने के बाद हमारा पूरा सेट चैप्टर आसानी से क्लियर हो जाएगा। हमने एनसीईआरटी के अंदर दी हुई हर एक लाइन को क्लियर किया है, हर एक लाइन को। आप ऐसे कोई भी लाइन आप मुझसे पूछ सकते हैं जो आपको समझ में नहीं आई है। इसके अलावा भी आप एक्स्ट्रा बुक भी देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। अब आपको रेफरेंस बुक ज्यादा अच्छे समझ में आएंगी एनसीईआरटी पढ़ने के बाद।
सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना, हर एक चीज का मैंने आपको मतलब समझाया। उस बुक के अंदर दी हुई हर एक शब्द का मैंने आपको मतलब समझाने की कोशिश की है। अब चलते हैं आगे। इधर देखो, पहला पार्ट, पहली बात तो ये दोनों लॉ कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या बोलते हैं? ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आता है? यूनिवर्सल सेट के। दूसरा नियम बोलता है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आता है? फाई के। पहली बात तो इन दोनों लॉ को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट लॉ बोलते हैं। ये कैसे प्रूफ होगा मैं बता देता हूं। जैसे कि मान लो मैंने कोई यूनिवर्सल सेट लिया, आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। इसका मैंने कोई एक सबसेट ए लिया, उसके अंदर मैंने एलिमेंट ले लिए 2 और 3। इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल के बताओ मुझे, कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन से एलिमेंट जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट में 2 और 3 को छोड़ के सारे एलिमेंट जाएंगे। तो 2 और 3 को छोड़ के मतलब 1 जाएगा, 4 जाएगा, 5 जाएगा और 6 जाएगा। अब बुक वाला कहना चाहता है कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट निकाल के दिखाओ मुझे। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनियन की, इसके और इसके बीच में यूनियन का ऑपरेशन लगाना है। तो यूनियन का ऑपरेशन क्या बोलता है? ए के सारे एलिमेंट जाएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट के सारे जाएंगे, कॉमन एलिमेंट एक बार जाएगा। तो इनके बीच में तो कोई कॉमन है ही नहीं, तो 2 जाएगा, 3 जाएगा, 1 जाएगा, 4 जाएगा, 5 जाएगा और 6 जाएगा। एलिमेंट्स के ऑर्डर को आगे पीछे कर दिया जाए तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 सारे एलिमेंट आ रहे हैं, सारे एलिमेंट आ रहे हैं। तो क्या मेरा ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, क्या इसको मैं यू लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल यू लिख सकता हूं। तो देखो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ गया? यूनिवर्सल सेट के। तो पहला तो ये रूल क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट। मैंने आपको जो प्रॉपर्टीज दी हुई हैं उनको भी एग्जांपल ले लेके प्रूफ करके दिखाया। इतना क्लियर है? अब अगला देखो, बुक वाला कहना चाहता है कि इस बार ए का और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लो। तो मैंने कहा कि इंटरसेक्शन की डेफिनेशन बोलती है जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है ना वो जाएगा। तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट में तो कोई कॉमन ही नहीं है, कोई एलिमेंट कॉमन नजर आ रहा है क्या? कॉमन नजर नहीं आ रहा, तो क्या मैं इसको खाली छोड़ सकता हूं क्या? खाली छोड़ सकते हैं। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, और जो खाली रहता है उसको क्या फाई लिख सकता हूं क्या? क्योंकि फाई एमपीटी सेट को तो रिप्रेजेंट करता है और फाई एमपीटी सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये दूसरी बात भी हमने क्या कर दी? तो ये दोनों लॉ क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट लॉ कहलाते हैं। इतनी बात सबको क्लियर है क्या? इतनी बात सबको क्लियर है? चलें आगे, आगे चलते हैं। हटा दें इसको। आप अपने घर से भी कोई दूसरा एग्जांपल ट्राई कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी यूनिवर्सल सेट लें, उसका सबसेट बनाएं, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालें और फिर यूनियन और इंटरसेक्शन का ऑपरेशन लगा के देख लें। आगे चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। ये दोनों लॉ डी मॉर्गन लॉ कहलाते हैं। ये दोनों लॉ क्या कहलाते हैं? डी मॉर्गन लॉ। दोनों लॉ क्या कहलाते हैं? डी मॉर्गन लॉ, जैसे कि मैं बता चुका हूं और ये हमने एग्जांपल से अभी प्रूफ भी किया था। ये एग्जांपल से प्रूफ किया था ना हमने। ये काम आपका है। ये काम आपका है। आपको कोई भी एक यूनिवर्सल सेट लेना है, उसके 2 सबसेट लेने हैं, ए और बी। मैं बता देता हूं यूनिवर्सल सेट क्या लोगे। आप एक काम करना, यूनिवर्सल सेट में सारी एबीसीडी लेना। उसका एक ए सबसेट लेना, उसमें तो ले लेना ए ई आई, और एक सबसेट उसका बी ले लेना, उसमें आप ले लेना ई आई ओ यू। एक यूनिवर्सल सेट लेना, एबीसीडी सारी ले लेना उसके अंदर, उसका एक सबसेट ए ई आई लेना, उसका एक सबसेट ई आई ओ यू लेना। और अब ये प्रूफ करने की कोशिश करना। ये प्रूफ हो पाता है नहीं हो पाता, ये होमवर्क है आपका। ये आप घर से खुद से ट्राई करेंगे। ये एग्जांपल बुक में हमने अभी किया था थोड़ी देर पहले। समझ गए ना? आगे चलें। ठीक, आगे चलते हैं। वो होमवर्क आप नोट करें, सब नोट करें। ये आप खुद से करेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे भी, ये है ना। कमेंट बॉक्स में आपको करना है। अगर आपको नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप मुझसे पूछना, लेकिन ट्राई जरूर करना है एक बार कमेंट बॉक्स में। चले आगे, आगे तरफ चलते हैं। देखो अगला, देखो पार्ट 3। क्या हम ऐसा प्रूफ कर चुके हैं क्या ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए के इक्वल होता है? क्या हम ऐसा कर चुके हैं? ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है? ए का। ये हमने अभी एग्जांपल से देखा था, पीछे जाके देख लेना आप। तो ये कितने प्रूफ हो चुके? 3।
अब आते हैं 4 के ऊपर। 4 कहना चाहता है अगर आप 5 का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल आता है। अगर आप 5 का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो किसके इक्वल आता है? यूनिवर्सल सेट का। और अगर आप यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेके आते हैं तो वो किसका आता है? इक्वल 5 के। अगर आप 5 का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल आता है, और अगर आप यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो किसके इक्वल आता है? 5 के। तो पहली बात तो इसको ध्यान रखें, 5 का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आता है? यूनिवर्सल सेट के। और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आता है? 5 के। इसको मैं एग्जांपल से समझा सकता हूं आपको। इधर देखो, मान लो मेरे पास कोई यूनिवर्सल सेट है, उसमें 1 2। तो पहली बात तो मैंने ये बताया था कि कोई भी सबसेट होता है ना, उसका एम्प्टी सेट हमेशा सबसेट होता है। कोई भी सेट का एम्प्टी सेट हमेशा क्या होता है? सबसेट। एम्प्टी सेट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एनी सेट। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एनी सेट। तो पहली बात तो 5 जो है ना, या जो एम्प्टी सेट है, वो इस यूनिवर्सल सेट का क्या है? सबसेट है। अब इस 5 का मैं निकालना चाहता हूं कॉम्प्लीमेंट। इस 5 का निकालना चाहता हूं कॉम्प्लीमेंट। तो 5 के कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन बोलेगी 5 में जो इतने भी एलिमेंट है ना, उनको छोड़ के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो 5 में इस बार एक भी एलिमेंट नहीं है, तो यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो मतलब 1 2 3 4 और 5 सारे आ जाएंगे। तो 5 डैश इज इक्वल टू ये 1 2 3 4 5 को क्या मैं यू के इक्वल लिख सकता हूं? क्या यूनिवर्सल सेट के लिख सकता हूं। और लिख सकता हूं तो मेरा 5 कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ गया? यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ गया। और ठीक इसी प्रकार से हम ये दूसरा पार्ट भी क्या कर सकते हैं? प्रूफ। इस प्रकार से आज हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट की डेफिनेशन देखी, उसका सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन देखा, उसका डिफरेंस ऑफ सेट्स के रूप में रिप्रेजेंटेशन देखा, वेन डायग्राम्स के रूप में उसका रिप्रेजेंटेशन देखा, उसके 2 नोट देखे, उसके एग्जांपल्स देखे, उसके क्वेश्चंस देखे, और हमने उसकी कॉम्प्लीमेंट्स की क्या देखी? प्रॉपर्टीज देखी, जिनमें मेरे अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डी मॉर्गन लॉ प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? तो इसको तो आप स्टार लगा लें, डी मॉर्गन लॉ प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पूरा एक्सरसाइज 1.5, एक्सरसाइज 1.5 में कितने क्वेश्चंस हैं? 7 क्वेश्चंस है। मैं कोशिश करूंगा कि एक्सरसाइज 1.5 को एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट करवा दिया जाए। मैं कोशिश करूंगा एक साथ इसको क्या करवा दिया जाए? कंप्लीट। फिर आपके मिसलेनियस बचेंगे। मिसलेनियस करवाने के बाद आपका चैप्टर फर्स्ट क्या? कंप्लीट। ये देख लो, हमें इस चैप्टर को करवाने में 20-22 वीडियोस जरूर लगी हैं। आप स्कूल्स में भी इससे पहले तो इनको करते नहीं है, 15-20 वीडियोस तो स्कूल में भी लगती हैं। ठीक, हमारे जो मोटिव है वो यही है कि हम बिल्कुल जैसे ऑफलाइन स्कूल्स के अंदर करवाया जाता है सिलेबस, पूरा साल लगा के वैसे ही करवाएं। हम आपका 1 महीने में 11th का सिलेबस करवाने में नहीं है, हम आपके साथ पूरे साल रहेंगे। आपके स्टार्टिंग फर्स्ट डे से लेके आपके एग्जाम वाले डे तक रहेंगे। ठीक जैसे स्कूल पैटर्न में आपको लाइन बाय लाइन एक एक एग्जांपल, एक एक क्वेश्चन करवाया जाता है, ठीक उसी पैटर्न में हम आपके कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान देते हैं, ना कि हमारे व्यूज के ऊपर। आपके कॉन्सेप्ट आपके अच्छे रहेंगे, आप हमें अपने आप ही सब्सक्राइब करेंगे, हमारी वीडियोस को अपने आप ही क्या करेंगे? शेयर करेंगे। तो हम आपके कॉन्सेप्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, जिससे आपको फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आप हमें याद करें कि हमें ऐसे 11th का पढ़ा हुआ भी हमारे काम आ रहा है, ना कि आप 1 घंटे में करवा के उसको फ्री कर दें, ऐसा नहीं है ना। तो आप लगातार हमारी वीडियोस के साथ बने रहें, हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर करें। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार का डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो एक बार जाते जाते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करें। फिर भी आपके कमेंट बॉक्स हमारा हमेशा ओपन रहता है, आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछें, हमसे अपनी क्यूरीज पूछने की कोशिश करें। किसी भी प्रकार के आपको डाउट आते हैं तो वो भी आप हमसे पूछें, ठीक है। हमारे साथ इसी प्रकार से मोटिवेशन बनाए रखने के लिए थैंक यू। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद। थैंक यू।